Jai Hind students and welcome to the official YouTube platform of Nimbus Defense Academy. As you know that we have started with a series जहाँ पे हम lecture topics कर रहे हैं for your SSB interviews और हम हर एक topic को discuss कर रहे हैं in particular detail और हम हर एक topic को इतनी detail में discuss कर रहे हैं कि आपको lecturate like जो content है वो आराम से मिल जाएगा। मैं और भी कंट्रीज के बारे में बात कर चुका हूँ, आपका एक बहुत कॉमन टॉपिक है और ये सिर्फ जो चीज़ें हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चरेट में काम नहीं आएंगी बल्कि जीडी में भी काम आएंगी। तो सपोज हमने इंडिया चाइना डिस्कस किया, हमने इंडिया रशिया डिस्कस किया और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इंडिया इजराइल रिलेशनशिप के ऊपर, तो अब हम वो टॉपिक करने वाले हैं। तो हम उसका इतिहास पढ़ते हैं, आज तक हमें क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, फ्यूचर में हमारे कैसे रिलेशंस होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों की हमने बात करी है। और स्टार्टिंग से यही हमने बात करी है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अहम एलिमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है वीडियोस के अंदर कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है, मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इजराइल की। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब भी हम इंडिया और इजराइल की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी है, एन आयरन बॉन्ड। इजराइल के जितने भी हथियार होते हैं, जो उनके मिशंस होते हैं, इन सब में आयरन वर्ड का यूज करते हैं और ये वर्ड इनफ है, ठीक है, टू एक्सप्लेन इंडिया एंड इजराइल्स रिलेशन। ये एक लोहे जैसा एक संबंध है, एक बॉन्ड है, ठीक है। तो इंडिया एंड इजराइल के जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे संबंध है। अगर मैं इस समय के ऊपर जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, जो दुनिया में चल रहा है, खासकर कि जनवरी में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गद्दी संभाली है, आई कैन से विथ सर्टेनिटी अगर एक कंट्री जो एक्सटर्नल प्रेशर को साइड में रख के इंडिया की हेल्प करेगी, दैट कंट्री इज इजराइल। आपको ही पता है कि इंडिया में जिस आदमी को कॉमन समझ भी नहीं है चीज़ों की, तो कहीं ना कहीं उसको ये तो पता है कि इजराइल को चलाता कौन है ना। कॉमनली हम बीबी कह देते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये कितना पॉपुलर लीडर है, सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इजराइल बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो बीबी को इजराइल में समझते होंगे या उनको मानते होंगे, उससे कई ज़्यादा फॉलोअर्स आपको इंडिया की एक स्टेट में मिल सकते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के। तो ये रिलेशंस इस लेवल तक पहुंचे कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है कि इजराइल ने बहुत कुछ किया होगा इंडिया के लिए, ठीक है। अभी भी अगर आप देखेंगे टूरिज्म के टर्म्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे इजरायली भारत में आते हैं। तो हाउ दीज रिलेशंस वर फॉर्म्ड एंड हाउ दीज रिलेशंस वर फॉर्ज्ड इन दिस टाइम्स, दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस। और आपको मैं एक और चीज बताता हूं, इंडिया ने इजराइल को बहुत लंबे समय तक नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। जो इंडिया की पॉलिसी थी आजादी के समय के ऊपर, ठीक है, तो इजराइल उससे हटके कंट्री है। सपोज इंडिया इस डायरेक्शन में सोचती है, मैं बताऊंगा सब कुछ, अभी नहीं बता सकता, वीडियो में भी बताना है बहुत कुछ। तो अगर इंडिया इस पॉलिसी को मानता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कि एक कंट्री ऐसी होनी चाहिए, तो इजराइल की फाउंडेशन ही ऐसी थी। लेकिन इजराइल और इंडिया में फिर भी रिलेशंस हैं, इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है इन दोनों कंट्रीज की कॉमन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी इशू, काउंटर टेररिज्म, ठीक है। जैसे हम अपने आप को विक्टिम ऑफ टेररिज्म मानते हैं, वैसे ही इजराइल भी अपने आप को विक्टिम ऑफ टेररिज्म मानता है, ठीक है। तो इसी के लिए रो और मोसाद का जो अलायंस फॉर्म हुआ, सिक्योरिटीज के ऊपर नॉलेज शेयरिंग एक्सचेंज हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और हमारे रिलेशंस जो मेनली है वो इन हथियारों के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जब हम बात करते हैं इंडिया और इजराइल की। तो काफ़ी लंबी इंट्रोडक्शन होगी और इतने में आपका जो लेक्चरेट है वो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में बोल लेना इस चीज़ के बारे में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं हमेशा आपको एक इमेज देता हूँ, ठीक है। उस इमेज से मैं चाहता हूँ कि आप अपने लेक्चरेट्स को समझें। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं बीबी हैं और साथ में हमारे नमो यानी कि भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी हैं। और साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा जो अलायंस है वो इन वेपन बेस्ड है, मिसाइल्स होगी, रडार सिस्टम्स हो गया और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन्स हो गए, ठीक है। तो इंडिया की जो ड्रोन कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बोरोड है फ्रॉम इजराइल। तो इंडिया और जो इजराइल का जो कोलैबोरेशन है आपस में, ठीक है, और जो दोस्ती है इन दो मुल्कों के बीच में, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी कूल वेपन है। जब मैं खुद एक एस्पिरेंट था, अभी हो नहीं सकता मैं क्योंकि मेरी उम्र हो गई है उससे ऊपर, बट व्हेन आई वाज एस्पिरेंट तो मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं टार चलाऊं,
टेवोर नाम सुना होगा आपने ना, हमारी स्पेशल फोर्सेस की जो असॉल्ट राइफल है, तो उसको चलाऊं, तो वो वेपन भी आपके इजराइल मेड है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, है ना, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एज ए डिफेंस एस्पिरेंट आपको मज़ा भी आएगा इस एनालिसिस में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में। और यहाँ पे लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन आप मेरी बातों पे ध्यान दो, ठीक है। मैं लिख के इसलिए लाता हूँ ताकि मैं भटक ना जाऊँ, ठीक है। मैं भटकना नहीं चाहता बीच लेक्चर के अंदर, इसलिए मैं लिख के कंटेंट लाता हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये जो कंटेंट है आप मेरी बातों को सुनो, ठीक है, और छोटे छोटी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजों को लिख लिया करो, दैट वुड बी इनफ। ये नॉलेज आप लेक्चरेट में भी इस्तेमाल करिए, जीडी में भी इस्तेमाल करिए। तो याद रखना, जो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस हैं, ठीक है, याद रखना ये एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब मैं क्यों कह रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब इंडिया एग्जिस्टेंस में आया 1947 में, उसी के आसपास इजराइल भी एग्जिस्टेंस में आया, तो इन दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस पहले थे वो बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं, ठीक है। पहले तो इंडिया इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता रहा एज ए कंट्री, इनिशियली इंडिया ने उल्टा अपोज किया, ठीक है। तो वो भी क्या कहानी हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक आर्क ऑफ कन्वर्जेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से एक मैप होना चाहिए था यहाँ पे, आई थिंक आगे, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक मैप भी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इजराइल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो कंट्री आपको ब्लू पोर्शन में दिख रही है ना, ये कंट्री जो है आपकी यहाँ पे इजराइल है, ठीक है। तो दिस कंट्री इन द ब्लू पोर्शन इज इजराइल। अब याद रखना इजराइल की दिक्कतें हैं कुछ। तो इजराइल के बगल में ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस एरिया इज वेस्ट बैंक, दिस एरिया इज वेस्ट बैंक। और ये जो पतला सा एरिया आपको दिख रहा है जहां पे हमास बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसको हम कहते हैं गाजा स्ट्रिप। और ये हल्का सा जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है इजराइल का, इसको हम कहते हैं गोलन हाइट्स। तो आपको ना ये मैप्स पता होने चाहिए। ये मैप आपके पेपर पॉइंट ऑफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं, ये रही जेरूसलम। जो जेरूसलम है ये क्या है, ये इजराइल की कैपिटल है, ठीक है। लेकिन काफी सारी कंट्रीज जो हैं वो जेरूसलम को डिस्प्यूटेड मानती हैं, है ना। तो इस कारण से जो उनकी एम्बेसीज हैं या कॉन्सुलेट्स हैं वो इस तेल अवीव नाम के शहर में है। तो याद रखना, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल क्या है इजराइल की, तो याद रखना कि कैपिटल क्या है, तेल अवीव है, ठीक है। तो ये रहा आपका जितना भी आपका बीच का पोर्शन बच गया, दिस एंटायर एरिया, जो आपका ये ब्लूइश पोर्शन है, थोड़ा सा डार्क ब्लू वाला जो पोर्शन है, दिस एंटायर रीजन इज ऑफ इजराइल, ठीक है। अब इजराइल के बगल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये भी पता होना चाहिए। तो एक है आपकी इजिप्ट, एक है आपकी जॉर्डन, एक है आपकी सीरिया और एक है लेबनन। तो इजराइल इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज, 4 कंट्रीज। इसके वेस्टर्न साइड में है मेडिटेरेनियन सी, और ईस्टर्न साइड में याद रखना यहां से एक रिवर जाती है, और उसी रिवर का ये वेस्ट बैंक भी है। इस रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। तो देखो, आपको मैंने बेसिक सा क्या बता दिया यहाँ पे, इस एरिया की आपको मैंने ज्योग्राफी भी बता दी, ठीक है। तो कोई पूछेगा, जैसे इंटरव्यू में सवाल आते हैं आपके, अगर हम इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो पूछ सकते हैं आपसे कि जो वेस्ट बैंक की हम बात करते हैं इन इजराइल, इट इज वेस्ट बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, या विच सी। तो वेस्ट बैंक याद रखना, वेस्ट बैंक यहाँ पे एक नदी भी है इस बॉर्डर में, और उस रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी सी कनेक्टेड है इजराइल के साथ, कौन कौन सी कंट्रीज है। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो मेरे इंटरव्यू में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अक्सर जब भी इन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात होती है, हमास का नाम आता है, तब ये सब चीजें आती हैं, और आपको पता भी होना चाहिए इन चीजों के बारे में। तो दिस इज बेसिकली अ सिंपल मैप ऑफ इजराइल। अब आपको मैं एक हल्की सी और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जितना भी आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, ये आपका पहले पैलेस्तीन था। दिस एंटायर पोर्शन वाज पैलेस्तीन। अब पैलेस्तीन क्या है, अब पैलेस्तीन गाजा पट्टी है, और अब पैलेस्तीन आपका वेस्ट बैंक है। तो दिस रीजन, दिस गाजा स्ट्रिप एंड दिस वेस्ट बैंक राइट नाउ इज पैलेस्तीन। तो यहाँ पे पैलेस्तीनियंस रहते हैं, ठीक है। फिलिस्तीन जैसे हम नॉर्मल टर्म यूज करते हैं ना, फिलिस्तीन। तो याद रखना, पहले ये सारा का सारा एरिया वर्ल्ड वॉर 2 से पहले दिस एंटायर एरिया वाज पैलेस्तीन। लेकिन 1917 में एक वेलफेयर डिक्लेरेशन साइन हुई थी। जो वेलफेयर डिक्लेरेशन है, ब्रिटेन उस समय के ऊपर सबसे बड़ा एम्पायर था, आपने सुना होगा ना। वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे भी इंडिया पे राज किया, बहुत सारी कंट्रीज पे राज किया। तो ब्रिटेन के एक फॉरेन सेक्रेटरी थे जिसका नाम था वेलफेयर, आर्थर वेलफेयर। उस वेलफेयर ने एक डिक्लेरेशन साइन की थी 1917 में, और उन्होंने कहा था कि हम ज्यूज को, जो यहूदी हैं, उनको उनका एक घर देंगे, और यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह
वो इजराइल है। याद रखना, जो उनके स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर भी इजराइल का मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हम उसको उनको इजराइल देंगे। और जिस जगह पे इजराइल एंशिएंट समय पे हुआ करता था, उस समय के ऊपर अब क्या आ चुका है, फिलिस्तीन आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना, तो एक एंशिएंट जगह थी इजराइल, वहां पे बहुत सारे यहूदी रहते थे। फिर जब मुस्लिम या इस्लामिक एक्सपेंशन हुआ तो उस समय के ऊपर वहां से जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे, उनको वहां से एक्सोडस हुआ, उनको वहां से घर छोड़कर जाना पड़ा। और वो दुनिया में जगह जगह के ऊपर, खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां जाके बस गए, ठीक है। काफी वेल्दी हुए, उनकी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रोमिनेंस थी। हर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने के लोग चाहिए होते हैं। और जहां पे भी ज्यूज गए हैं, यहूदी गए हैं, वहां पे वो अक्सर बड़े ज्यादा प्रॉस्परस रहे हैं, बहुत ज्यादा समृद्ध लोग रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे कनेक्शंस थे, और उसी इन्फ्लुएंस का यूज करके यहूदियों ने वेलफेयर डिक्लेरेशन की घोषणा करवाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, जो 1917 में साइन होती है। और उस डिक्लेरेशन में कहा जाता है कि इसके तहत हम एक देश बनाएंगे, ठीक है, यहूदियों के लिए, जिसका नाम है इजराइल, ठीक है। और याद रखना, इसको हम कहते हैं कि ये बड़ी पचकानी सी बात थी, है ना। इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को बोल रही है कि तेरे को तीसरे से मैं ये दिलवा देती हूं। समझ रहे हो आप इस बात को, ठीक है। ब्रिटेन वॉज कंट्रोलिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, बट वट इट वॉज नॉट कंट्रोलिंग वॉज द पीस, जो फलस्तीन है आपका। तो वेलफेयर डिक्लेरेशन में से बात कर ली जाती है कि बेटा तेरे को हम जो फलस्तीन वाला एरिया है जहां पे कभी इजराइल हुआ करता था, वो एरिया हम ज्यूज को दिलवा देंगे, ठीक है। और वहां पे ज्यूज अपनी एक कंट्री बना के रह सकते हैं। तो वहां से शुरुआत होती है इस पूरे के पूरे फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध की, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअल में क्या था, अभी इजराइल है, ये पूरा पूरा एरिया क्या था, फिलिस्तीन था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो ये नहीं आ पाता है एग्जिस्टेंस में, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय के ऊपर, ठीक है, दिस एंटायर एरिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एलाइड पावर्स। ये जो एरिया है आपका एलाइड पावर्स था। और इस एरिया में याद रखना, यूएन में बंटवारा करवाया, यूएन में बंटवारा कराया इस एरिया का। और अभी तो चलो इजराइल बहुत छोटा था, अब तो इजराइल थोड़ा एक्सपेंड कर चुका है, ठीक है। इसमें 2 हिस्से बांटे जाते हैं, आधा एरिया फिलिस्तीन को दिया जाता है, आधा एरिया इजराइल को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब इजराइल, जब कंट्री बनती है इस जगह में, जब इजराइल एक नाम की कंट्री बन जाती है यहाँ पे, तो आसपास की जो इस्लामिक नेशंस हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो वो बार बार इजराइल पे अटैक करते हैं, बार बार इजराइल पे अटैक करते हैं। बट इजराइल वॉज अ वेरी पावरफुल कंट्री, इट हैड द बैकिंग ऑफ ब्रिटेन, इट हैड द बैकिंग ऑफ यूएस। और यूएस भी चाहता था कि इस मेजर मिडल ईस्ट वाले रीजन के अंदर एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो बाकी कंट्री से अलग है और हमारे इंटरेस्ट को सर्व करती है। तो यूएसए के लिए जियोपॉलिटिकली इजराइल का वहां पे होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जब भी कोई लड़ाई इजराइल की हुई, देखो इजराइल जब यहाँ पे बन जाती है कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना, तो उस समय के ऊपर जितनी भी कंट्रीज है सारी सारी बार बार अटैक्स करती है। 1948 में, है ना, 67 में मल्टीपल लड़ाइयां यहाँ पे होती हैं। हालांकि हर एक लड़ाई में इजराइल ही विक्टोरियस एमर्ज होता है। और उन लड़ाइयों के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि इजराइल के पास यूएस और यूके की बैकिंग थी। अब सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, मैं आपसे बात करूंगा कि यूके जो इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर था, इजराइल के जो अभी रिसेंट के एक्शंस हैं उसको मद्देनजर उसने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ कंट्री। तो पहले यूके पूरा इजराइल की साइड में था, लेकिन अभी यूके कह रहा है कि इजराइल ने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया है ना, इस वाले गाजा के एरिया में, तो हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ कंट्री। रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुई है। तो आई होप आपको बेसिक्स आइडिया लग गया होगा ये कंट्री यहाँ पे कैसे आती है, ठीक है। और इजराइल एक कंट्री है जो रिलीजन के बेसिस के ऊपर बनती है, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान को गलत मानता है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस के ऊपर बनी है। तो इनिशियली जब भारत आजाद होता है, ठीक है, तो वो इजराइल को उसी तरीके से देखता है जिस तरीके से वो पाकिस्तान को देखता है कि ये कंट्री आपकी रिलीजन के बेसिस के ऊपर बनी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैप आप समझ गए। तो यहाँ पे धीरे धीरे इजराइल एक्सपैंड करता है, लड़ाइयां होती हैं, तो जब लड़ाइयां होती हैं तो इजराइल खुद को डिफेंड करता है, और डिफेंड करते करते आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और हर एक वॉर में उसने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एरिया जो है वो एक्वायर करा है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है गोलन हाइट्स का, यहाँ पे लेबनान के कुछ ग्रुप्स जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फलस्तीन। रेड एरिया क्या हो गया आपका, फलस्तीन हो गया, जिसमें आपका वेस्ट बैंक आ गया, साथ में गाजा पट्टी आ गई। गोलन हाइट्स जो है ये आपका लेबनान के जो कुछ ग्रुप्स हैं वो कंट्रोल करते हैं।
और ये जो नीला एरिया हो गया, ये हो गया इजराइल। कैसे इजराइल यहाँ पे आया? बेल्फर डिक्लेरेशन में बात हुई थी, ठीक है। तो बेटा हम इसकी बात भी अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन रिलेशंस की, ठीक है। तो यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ इजराइल रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे रिलेशंस हमेशा से ऐसे नहीं थे और जैसे थे उसका बिल्कुल उलट है आज, ठीक है। इंडिया स्टार्टिंग में इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि ऐसी कोई कंट्री है, ठीक है, उसको नहीं मानता था। और अब कहते हैं कि पूरी दुनिया जाए भाड़ में, जो भी है इजरायली है। अब हम इजराइल के बहुत सपोर्ट में हैं, ठीक है। इन मॉडर्न डिप्लोमेटिक हिस्ट्री जितना भी है आपका इंडिया और इजराइल के रिलेशंस हैं, इसमें एक बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इनिशियली जो इंडिया की आइडियोलॉजी थी, क्या थी? इंडिया की पोस्ट कॉलोनियल। देखो जैसे ही अंग्रेज भारत से गए, ठीक है, तो उसके बाद भारत की सोच आई कि जिस जिस चीज को अंग्रेजों ने छुआ है, ठीक है, वो गंदी है। ऐसा ही कुछ था ना कि अंग्रेज जहां जहां पे हैं। तो याद रखना अंग्रेजों ने ही तो पैलेस्टीन बनाया आपका, ब्रिटेन ने, सॉरी इजराइल बनाया है आपका। बेल्फर डिक्लेरेशन जो प्रॉमिस थी वो किसने करी थी? ब्रिटेन ने करी थी, है ना। तो इंडिया वॉज फंडामेंटली अगेंस्ट दिस। इंडिया नहीं चाहता था कि इंपीरियलिज्म फैले, तो इंडिया वॉज एंटी इंपीरियल। एंटी इंपीरियल यानी कि भारत नहीं चाहता कि एक्सपेंशन हो, साम्राज्यवाद नहीं होना चाहिए, जिसका जितना एरिया है उसमें खुश रहो। ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर क्यों होती है? वर्ल्ड वॉर एक्सपेंशनिज्म के लिए हुई थी, इंपीरियलिज्म के लिए हुई थी, है ना। जैसे ब्रिटेन था, कहां ब्रिटेन बैठा हुआ है, कहां इंडिया पर कब्जा कर रहा है। दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी जहां पे आपने साम्राज्य बढ़ाना है, जिसको हम साम्राज्यवादी लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो इंडिया उसके अगेंस्ट था कि आप लोग कैसे किसी और के टेरिटरी में अपना राज्य बना रहे हो, है ना। और इंडिया नॉन अलाइंड था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बन गई थी बाइपोलर। तो बाइपोलर में या तो आप थे यूएसए और उसके दोस्तों के साथ, या तो आप थे यूएसएसआर के साथ। तो इंडिया कहता है कि भाड़ में गया यूएसए, भाड़ में गया यूएसएसआर, हम मेंटेन करेंगे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये आपको मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। तो इंडिया किसका मेंबर था? इंडिया वाज ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड नैम। व्हाट इज नैम? नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी कि हम ना इनके साथ है ना इनके साथ है, हमें जो ठीक लगेगा हम वो काम करेंगे, ठीक है। तो इंडिया, याद रखना, इंडिया वाज अमंग फ्यू कंट्रीज हु यूज्ड टू एंगेज विद यूएसए एंड यूएसएसआर बोथ। तो याद रखना 1950 से लेकर 1990 तक, जब तक यूएसएसआर रहती है, जब तक दुनिया बाइपोलर रहती है, तब तक हम दोनों के साथ एंगेज करते हैं। ये हमारी खास बात थी इस समय की। तो यूएसए का एलाई था इजराइल। अगर इंडिया इजराइल के कॉज को सपोर्ट करता है, इसका मतलब है कि हम इसके साथ एलाई हो जाएंगे, है ना। तो इंडिया इजराइल के कॉज को सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। लेकिन ये रिलेशनशिप आपका 1992 के बाद ड्रास्टिकली चेंज होता है और अब हम दोनों बन चुके हैं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो ये है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो हम बहुत ज्यादा उल्टा सोचते थे इजराइल के बारे में, बट अभी जो भी है इजराइल ही हमारे लिए, है ना। तो दिस एवोल्यूशन वाज फंडामेंटली ड्रिवन। क्यों हुआ ये चेंज? क्योंकि दोनों कंट्रीज ने अपने सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स को देखा, जो कि दोनों कंट्रीज में क्या थे? शेयर्ड थे, यानी कि कॉमन थे। खास करके काउंटर टेररिज्म और रीजनल राइवलरीज, ठीक है। और याद रखना बाद में टेक्नोलॉजिकल नीड्स, खास करके इंडिया की, और इकोनॉमिक नीड्स इजराइल की। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने इकोनॉमिक्स, यानी कि हमने अर्थ व्यवस्था के हिसाब से हमने कॉमन ग्राउंड्स ढूंढे। हमने देखा कि यार तुम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म हो, हम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, क्यों ना दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करें इसके लिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया और जो इजराइल है, इनके बीच में बन जाते हैं अच्छे संबंध। तो ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। अब देखो टुडे अगर हम आज की बात करते हैं, टुडे दिस स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम बातचीत करते हैं, अब ये जो संबंध है ये लिखे हैं, इसमें मोहर लग चुकी है। हम डिफेंस में जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, ठीक है। याद होगा बराक 8 नाम की एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, और जो बराक 8 है ये इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाई है, ठीक है। तो हम साथ मिलकर हथियार बना रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं हम, खास करके वाटर मैनेजमेंट में और एग्रीकल्चर में। याद रखना इजराइल बहुत छोटी कंट्री है, पानी की बहुत कमी है, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर ली है कि हमने कैसे वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, कैसे पानी बचाना है, और हमने कैसे डीसैलिनाइजेशन करनी है।
यानी कि कैसे हमने समुद्र का खारा पानी को पीने लायक बनाना है, और ये टेक्नोलॉजी इंडिया के डेवलपमेंटल गोल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इसके ऊपर एंगेज करते हैं, और याद रखना हम मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स में विश्वास रखते हैं, ठीक है। मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स में हम एंगेज कर रहे हैं आपस में। देखो आपको याद होगा, इंडिया, इजराइल, ठीक है, यूएसए, यूएई, है ना, I2U2, ये ग्रुप बनाया है हमने, ठीक है, ये ग्रुप बनाया हमने इजराइल के साथ। और साथ में जो भी हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स थी, ठीक है, हम जो सोचते थे उन चीजों को हमने पीछे हटाया, हमने उसको साइड किया, ठीक है। और इंडिया अब देखती है अपना नेशनल इंटरेस्ट, और याद रखना हमारी सोच कहती है कि इजराइल की जो फाउंडेशन है वो गलत है, इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है वो भी गलत है, लेकिन प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहता है कि इंडिया नीड्स इजराइल, ठीक है। अभी भी पता होना चाहिए, इफ इंडिया इज एबल टू स्ट्राइक सो डीप इन पाकिस्तान, ठीक है, तो यस, ऑल क्रेडिट गोज टू इंडियन आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, है ना, कितनी तगड़ी कैपेबिलिटी शो करी है। लेकिन आप कभी देखिए, जो हमारे लॉइटरिंग ड्रोन्स हैं, जो हमारे कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, जो जा रहे थे टारगेट्स को देख रहे थे और क्रैश कर रहे थे उन टारगेट्स के ऊपर, जिसको हम लॉइटरिंग एमिनेशन कहते हैं, कहां से आ रही थी वो लॉइटरिंग एमिनेशन? इट केम फ्रॉम इजराइल। तो इजराइल इज एन एलाई ऑफ इंडिया, अ वेरी क्रूशियल वन, स्पेशली जब इंडिया ये कोई भी सपोर्ट करता है ना, तो उसके ऊपर कहीं और से सैंक्शंस लग जाते हैं, ठीक है। इंडिया का जो राइजिंग ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि, और दे डोंट वांट टू इंडिया टू ग्रो, एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर इंडिया इज ग्रोइंग एंड इंडिया के साथ कोई लड़ता है ना, तो जो अग्रेसर होता है ना इंडिया के अगेंस्ट, उसको सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, और आपको पता है कि जिस तरह की बातें उनका आर्मी चीफ करता है, या जिस तरह की बातें उनका पीएम करता है, जिस तरह से वो टेररिस्ट को शहीद का नाम दे देते हैं, जिस तरीके से वो हाफिज सईद को मौलाना कहते हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, रिलीजियस स्कॉलर है ना। तो आप सोच कर देखो यार, ऐसे आइडियोलॉजी वाले लोगों ने हम पे अटैक किया, और उसके बाद आप देखिए कि उन अटैक के बाद पाकिस्तान का राइज होता है, ठीक है, क्योंकि दुनिया को मिल गया पपेट एक इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए। उनको लग गया था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकतें कर सकता है, अगर इंडिया को दबाना है तो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड नाउ दे आर मेकिंग पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग, दे आर प्रोवाइडिंग देम वेपन, दे आर प्रोवाइडिंग देम प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कि बताओ तुमने कैसे इंडिया के ये जहाज गिराए। आपको लगता है कि पाकिस्तान की काबिलियत है इन जहाज़ों को गिराने के लिए, बट स्टिल उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है हर जगह के ऊपर जाके वो बकवास कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो मानता हूं कि ये इंडिया का डिप्लोमेटिक फेलियर है इस समय के ऊपर, कि इतना कुछ अचीव करने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत को सबूत देने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान बिना सबूत के चिल्लाया जा रहा है। एंड समहाउ पीपल हु वांट टू बिलीव इट कि पाकिस्तान जीता, दे आर बिलीविंग इट, ठीक है, बट इंडिया एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ डैमेज, ठीक है। 11 एयरबेस भारत ने डैमेज कर दिए, जहां से आपके फाइटर्स उनके टेक ऑफ नहीं कर सकते, लैंड नहीं कर सकते, एयर स्ट्रिप्स इनके बर्बाद कर दिए। एंड स्टिल इंडिया हैज टू प्रूव कि उसने सब कर दिया, सैटेलाइट इमेजेस के बाद भी, है ना। तो आप सोचो कि इंडिया के खिलाफ कितना बड़ा ग्लोबल लेवल के ऊपर षड्यंत्र चल रहा होगा, ठीक है, कि दे डू नॉट वांट इंडिया टू ग्रो। आपको मैं और बातें बताता हूं कि व्हाट इंडिया अचीव्ड इन दिस ऑपरेशन इज नॉट स्मॉल। आप याद रखना, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हिट द साइट्स ऑफ अ न्यूक्लियर कंट्री, ठीक है। हमने किराना हिल्स, जहां पे कहा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स या आर्सनल है, हमने उन किराना हिल्स को स्ट्राइक किया ब्रह्मोस से, ठीक है। इंडिया ने 300 किलोमीटर से ज्यादा की स्ट्राइक करी S-400 से, जो लॉन्गेस्ट किल है, ठीक है। 300 किलोमीटर से ज्यादा की हमने क्या की है, एक प्रिसीजन स्ट्राइक करी है टू अ AWAC, ठीक है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो होता है ना आपका एयर कंट्रोल एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये जहाज होता है जो बहुत ऊपर फ्लाई करता है, हमने 300 किलोमीटर दूर उड़ते हुए AWAC को हमने मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। और उसके लिए हमारे आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी है, जिनको हमने मतलब एक अवार्ड से सम्मानित किया हमने उसको, ठीक है। तो ये चीज जो है आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो ये इजराइल इज अ वेरी क्रूशियल एलाई। हम डिफेंस, हमारा मेन लिंक है कि डिफेंस के मामले में हम दोनों आपस में टाई अप करते हैं, लेकिन डिफेंस के अलावा भी हमारा टाई जो है वो
टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स है, खास करके एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट में। साथ में हम मल्टीलेटरल फॉरम्स में भी हम आपस में एंगेज करते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम वही बातें कर रहे हैं हम जो अभी मैंने आपको बताई है, लेकिन लिखित तौर तरीके से। तो जेनेसिस ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस सराउंडिंग द क्रिएशन। अब देखो 1917 में आपकी क्या आती है, एक बेल्फर डिक्लेरेशन आती है, ठीक है। अब बेल्फर डिक्लेरेशन जो है वो आपका आर्थर बेल्फर जो है वो लेकर आता है और वो प्रॉमिस करता है कि हम एक इजरायली लैंड बनाएंगे, ठीक है। तो जो पैलेस्तीन का जो एरिया है, पैलेस्तीन के एरिया में हम क्या करेंगे, एक ज्यूइश नेशनल होम बनाएंगे। तो पैलेस्तीन एग्जिस्ट करता था 1917 में, ठीक है। और फिलिस्तीन में हम क्या करेंगे, एक ज्यूइश नेशनल होम बनाएंगे, ठीक है। ऐसा किसने बोला, आर्थर बेल्फर ने, इन नवंबर 2 1917, ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ बना देंगे। तो कह रहे हैं कि हम पैलेस्तीन में बना देंगे ये चीज, ठीक है। अब याद रखना, हालांकि एक ज्यूइश है, वो कहता है कि आर्थर कॉसलर जो है वो कहता है कि बेटा यार तुमने प्रॉमिस तो कर दिया, ठीक है, लेकिन आप देखो इट इज अ मोस्ट इम्प्रोबेबल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। जब ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ तो कहते हैं ये इम्प्रोबेबल है, क्योंकि एक नेशन, ठीक है, प्रॉमिस टू अ सेकंड द कंट्री ऑफ अ थर्ड। तो याद रखना, कह रहे हैं कि एक कंट्री दूसरे को तीसरी कंट्री प्रॉमिस कर रहा है। जैसे पाकिस्तान है ना, जैसे चाइना प्रॉमिस करता है पाकिस्तान को कि तुझे कश्मीर दिलवा देंगे, है ना, क्या कश्मीर चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। दे डू नॉट हैव गट्स, ठीक है, टू इवन स्टार्ट और वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडियंस फॉर अ टेरिटरी कॉल्ड कश्मीर। दे कैन नॉट डू इट, है ना। द रीजन बीइंग कि इंडिया बिलीव्स एंड इंडिया इज कैपेबल इनफ टू डिफेंड इट्स ऑन टेरिटरी। चाइना पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहा है, एंड द सूनर दे रियलाइज इट विल बी बेटर बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान, ठीक है। बट ऑब्वियसली दे लिव इन अ काइंड ऑफ डिल्यूजन, दे वॉन्ट अंडरस्टैंड इट, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। तो ये वही है जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि चाइना पाकिस्तान को कश्मीर प्रॉमिस कर रहा है। तो ऐसी प्रॉमिस ही कौन कर रहा है, आपका ब्रिटेन ने कर दी थी, किसको, ज्यूस को कर दी थी। लेकिन धक्के से किसी ना किसी तरीके से इस प्रॉमिस को रखने के लिए 1947 के बाद क्या होता है, आपका वो जगह बना दिया जाता है। अब देखो इंडिया जो है, इंडिया इस बेल्फर डिक्लेरेशन के अगेंस्ट था, ठीक है। तो क्यों था अगेंस्ट, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपकी ये इंपीरियल, ये एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है, ठीक है, कि ब्रिटेन सब कुछ ही अपना मान रहा है और कह रहा है कि चल तेरे को वो जमीन चाहिए, चल तेरे को वो जमीन में दिलवा दूंगा। तो ये इंपीरियल थॉट है, ये साम्राज्यवादी थॉट है, ठीक है। तो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो किसकी थी, नॉन इंपीरियलिज्म की थी, साथ में नॉन अलाइनमेंट की थी, ठीक है। तो इंडिया बहुत लंबे समय तक कॉलोनियल रूल में भी रहा था, और इसीलिए इंडिया की जो सेंटीमेंट्स थी, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी या काफी हद तक आप कह सकते हैं पैलेस्टीनियंस के साथ थी, कि देखो यार कैसे यहाँ पे कोई और कंट्री, इंडिया के साथ तो यही हुआ था ना, कोई और कंट्री आके बैठ गई थी वहां पे। तो इंडियन सेंटीमेंट्स वेयर विद पैलेस्टीनियंस, ठीक है। और याद रखना, स्टार्टिंग में जो इंडिया है, इंडिया था आपका एंटी जियोनिस्ट। अब जो लोग इजराइल को अपोज करते हैं उसको एंटी जियोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया इनिशियली क्या था, इंडिया का स्टांस यानी कि इंडिया की जो पोजीशन थी वो क्या थी, एंटी जियोनिस्ट थी, कि वी वर अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल। वो एक इंपीरियल थॉट था कि कोई और कंट्री आपको कहीं और जगह दे रही है जो वो खुद ओन नहीं करती है, और दूसरा रिलीजन के बेसिस के ऊपर एक स्टेट बन रही है, और इंडिया इसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि इंडिया का बंटवारा हो चुका है एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर, कि हम एक कंट्री बनाएंगे रिलीजन के बेसिस के ऊपर। इंडिया तो जला हुआ दूध का है ना, तो इंडिया तो अब इन चीजों को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इंडिया का थॉट प्रोसेस ऐसा था कि एनी कंट्री विच हैज अ फॉर्मेशन लाइक पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर इंडियाज इमेज एंड ऑल, कि उससे दोस्ती करना भारत के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे करके जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखो, किसी तरीके से जब इजराइल एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो याद रखना, आप जितना मर्जी अपोज कर लो किसी चीज को, आपको पता है कि अगर वो आपकी रियलिटी है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आप समझो कि आप एक वॉर लड़ने जा रहे हो, उस वॉर में आपने एक छोटी सी बैटल हार गए आप, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं हम तो ये भी जीत गए हैं, वो भी जीत गए हैं, आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना। तो यस, इंडिया हैड अ मेजर थिंग, ठीक है, कि हमने इजराइल नहीं बनने देना है, हम इसके अगेंस्ट है। बट नाउ इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है वो ट्रू है। इजराइल नाउ एग्जिस्ट एज अ कंट्री एंड इट हैज अ सपोर्ट ऑफ मेजर powers of the world
एंड दैट इज वाई द ट्रुथ वॉज कि इंडिया विल एंगेज विथ इसराइल। और याद रखना उस समय के ऊपर कुछ हिंदुत्व नेशनलिस्ट थे, जैसे आपको पता होना चाहिए आरएसएस है, हिंदू महासभा है, ये बड़ा पसंद करते थे इसराइल को, इसराइल की कहानी को। सुना ना आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो गोवालकर हो गए, आपके वीडी सावरकर हो गए, तो भारत में कुछ आवाजें ऐसी थी, तो सरकार क्योंकि कांग्रेस की थी ना, तो कांग्रेस का थॉट प्रोसेस तो ऐसा ही है एंटी जियोनिस्ट। लेकिन जो आपका हिंदू महासभा होगी, जो देखो मुस्लिम तो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे इसराइल को, आज भी भारत के जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो सेंटिमेंट्स है वो पैलेस्टीनियंस के साथ है। लेकिन जो हिंदूज हैं, आप कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हिंदूज की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आरएसएस और हिंदू महासभा ने गवर्न करी है बहुत लंबे समय तक। तो जो गोवालकर थे, जो वीडी सावरकर थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा मानते थे कि जो इजराइल है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अपनी लॉस्ट लैंड को रिक्लेम करना। तो हिंदू महासभा बिलीव करता था कि इजराइल की जो जमीन थी उससे छीनी गई थी। When the people, the Jews became powerful, they reclaimed what was rightfully theirs. So this is what the thinking of Hindu Mahasabha was. तो that is why इंडिया में कुछ आवाजें थी। तो अब अगर एग्जिस्टेंस में आ चुका है वो, तो नाउ वी विल ट्राई टू एंगेज, क्या था कुछ निकल कर आए। तो याद रखना फॉलोइंग इट्स ओन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, तो इंडिपेंडेंस और पार्टीशन भारत की आते ही, ठीक है, तो इंडिया के जो प्रिंसिपल्स वगैरह थे, है ना, कि एक कंट्री बनी है, रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, और हम नॉन अलाइनमेंट है तो हम नहीं करेंगे। तो इंडिया ने बहुत कुछ किया। साथ में याद रखना जब इजराइल की जो क्रिएशन थी, इंडियाज इनिशियल ऑपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ इजराइल वाज मैनिफेस्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इंडिया ने दुनिया को डिक्लेयर किया कि हम इसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। याद रखना जब यूएन ने प्लान बनाया फलस्तीन को डिवाइड करने के लिए 1947 में, तो इंडिया ने इस प्लान को क्या किया, खारिज किया कि नहीं, ये पार्टीशन प्लान सही नहीं है। इंडिया ने जब इजराइल को ऐड करना था यूएन में 1949 में, तो इंडिया ने इसके भी अगेंस्ट वोट किया। तो आप देख रहे हो कि इंडिया कितना ज्यादा एंटाई या जियोनिस्ट था, एंटी जियोनिस्ट था इनिशियली। द रीजन बीइंग कि इंडिया की आइडियोलॉजी उस समय ऐसी थी, हम नहीं मानेंगे कोई कंट्री जो रिलीजन के बेसिस के ऊपर बनी है। तो इजराइल वाज व्यूड एज एनालॉगस टू पाकिस्तान, व्हिच आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स। कहते हैं कि इंडिया इसको रिजेक्ट करता था कि कोई कंट्री जो पाकिस्तान की तरह या उस बुनियाद पे बनी है उसके साथ हम साथ साथ नहीं चल सकते, ठीक है। तो इंडिया ने इसको मना किया, इसको नकारा इस चीज को। अब आगे आप देखिए, धीरे धीरे हमने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो जो भी था इंडिया की, जो भी ऑफिशियल पॉलिसी थी, जो भी कांग्रेस सोचती थी नॉन रिकॉग्निशन की, इंडिया ने बाद में बोला कि चल ठीक है, 1950 में हमने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया। जब बनने लगा हमने बहुत ज्यादा मना किया कि नहीं, ये कंट्री नहीं है, पार्टीशन नहीं हो सकता, इनको यूएन में क्यों तुम ऐड कर रहे हो। लेकिन जब इंडिया एक्चुअल में एज अ कंट्री आ गया तो उसने बोला कि हाँ यार, दोस्त तो चाहिए हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो इंडिया ने फिर क्या किया, इंडिया ने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया। पाकिस्तान नहीं करता, तुम देख रहे हो पाकिस्तान को एक तरीके से, है ना, उनकी खुद की एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट है और वो दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल, है ना। तो प्रोपोनेंट्स ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी अगर आप देखें तो आपको मैं जो बात बताई है, आपके ना वीर सावरकर हो गए, आपके आरएसएस के माधव सदाशिव गोवालकर हो गए, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया द क्रिएशन ऑफ इजराइल। तो इंडिया में जो इंटरनल सेंटिमेंट था वो एग्जैक्टली इजराइल की क्रिएशन के अगेंस्ट नहीं था। हिंदू जो राष्ट्रवादी थे वो सपोर्ट करते थे, और इंडिया ने भी क्या किया, फाइनली इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन याद रखना इंडिया ने इजराइल के साथ बोला कि चल ठीक है, पास में खड़ा है लेकिन थोड़ा दूर रहे, ठीक है। ये रिलेशनशिप है समय के ऊपर कि इंडिया केप्ट इजराइल इनिशियली एट द डिस्टेंस ऑफ अ हैंड, थोड़ा दूर रहे हमसे, है ना। अब होता क्या है कि हमें लगता है पता कि इजराइल तो बहुत काम की चीज है, ठीक है। कब लगता है पता, 1971 में। 1971 में और 1999 में जब इंडिया वॉर लड़ता अगेंस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एलाई कौन बन चुका था, यूएसए। और इंडिया के हर एक इंटरेस्ट को काउंटर करने के लिए यूएसए किसी भी हद तक चला जाता था, ठीक है। हमें उस समय वेपन्स चाहिए होते थे, हमें एमिनिशन चाहिए होता था, तो उस समय यूएसए हम पे लगाता था एम्बार्गो। ये जो बंदी आ जाता है इन कंट्रीज की, एम्बार्गो मतलब कि आप एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हो ना, उसको हम कहते हैं एम्बार्गो। और अगर कोई हमें वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा तो उसके साथ
टाई अप्स, जो यूएस के टाइज है ना उस कंट्री के साथ, वो खराब हो जाएंगे। तो याद रखना इन सब प्रेशर्स को पीछे छोड़कर इसराइल के मन में पता नहीं क्या आया, उसको पता नहीं हम क्यों अच्छे लगे, है ना, बट इसराइल ने उन एम्बार्गोस को नेग्लेक्ट किया जो उस पर सैंक्शंस लग सकती थी, उन सब को नेग्लेक्ट किया और फाइनली इसराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया। तो याद रखना इंडिया जो था आपका वो प्रो अरब था और अरब कंट्रीज के साथ इंडिया रिलेशन थे। अब याद रखना कि जहां इसराइल है वो मिडिल ईस्ट है, वहां पे अरब अरेबियन नेशंस भी है ना वहां पे, तो जितनी भी आपकी अरब कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया वगैरह, ओमान हो गया, कतर हो गया ना, इन अरब कंट्रीज के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस थे क्योंकि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स वहां से आते थे। तो क्योंकि इंडिया को प्रो अरब होना है, तो प्रो अरब होने का मतलब है कि आप इसराइल के साथ एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि अरब कंट्रीज नहीं पसंद करती कि कोई कंट्री जो उनके साथ रिलेशंस बिल्ड कर रही है वो इसराइल के साथ जा। मैंने कहा था कि जब इसराइल बना था तो आसपास के जो इस्लामिक कंट्रीज थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये चीज, ठीक है। तो अभी भी यही हुआ। तो इंडिया जो था आपका प्रो अरब, ठीक है, जो पोस्चर था, ठीक है, प्रेगमेटिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। देखो इंडिया प्रो अरब था लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हमने देखा कि सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन तो जरूरी है, किसके साथ, पाकिस्तान इसराइल के साथ, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम इससे एंगेज करेंगे तो कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज नाराज होंगी, लेकिन हमें एक नीड रियलाइज हुई, ठीक है, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की। तो याद रखना अनऑफिशियल चैनल हमने छुपके, ठीक है, इसराइल से डील करना शुरू कर दिया। अब इंडिया को रिलायबल डिफेंस सप्लाईज चाहिए थी फॉर एनिमीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। तो याद रखना इस डिमांड को हमने रियलाइज किया और बैक चैनल, ये जो बैक चैनल से इंडिया और इसराइल ने आपस में बातचीत करी, ठीक है, ये जो आपस में बातचीत करी, इन बातचीत को लेकर ही भारत और इसराइल के जो संबंध आज बने हैं वो फ्यूचर में बनेंगे, ठीक है। तो अभी क्या किया, हमें पता है कि इसराइल के साथ हमें डील करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे दो एनिमीज हैं, ठीक है। रशिया खुद बहुत लड़ रहा है, वो कुछ चीजें हमें प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन हमारा नेबर है, बगल में हमारे एक नेबर है, इसराइल बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है, ठीक है। तो इनके साथ हमें डिफेंस टाइज जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो हमने वो टाइज को बनाया और दुनिया से छुपके हमने इनके साथ डील किया, क्योंकि दुनिया को अगर लगेगा पता कि हम इसराइल के साथ डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस समय पे हम पे कोई सैंक्शंस वगैरह लग सकती थी। हमने छुपके डील किया और ये जो बैक चैनल था, इसी बैक चैनल के बेसिस के ऊपर हमारे आगे के संबंध बनते हैं। तो इंडिया और इसराइल के जो पॉजिटिव रिलेशंस हैं वो तब बनते हैं जब इंडिया को रियलाइज होता है कि हमारे बगल में खतरा है फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। याद रखना 1992 में जब आपका 1990 आते आते जो सोवियत यूनियन था, याद रखना सोवियत यूनियन जो था वो हमें वेपन सप्लाई करता था। सोवियत यूनियन आपको पता ना, जो रशिया था इट वाज इनिशियली सोवियत यूनियन ओनली। तो सोवियत यूनियन का टूटने का मतलब क्या था कि इंडिया को वेपन्स की सप्लाई अब नहीं मिलेगी। इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, इंडिया के जो मिग सीरीज के फाइटर्स थे, ये सारे के सारे आपके रशिया से खरीदे हुए हैं। अब रशिया कोलैप्स कर गया, ठीक है, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, जो इंडिया का लार्जेस्ट जो था, ठीक है, इंडिया वाज लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा वेपन्स हम इसी से खरीदते थे, ठीक है। परचेजर नहीं होगा, मतलब वो होगा सेलर होगा, ठीक है, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेपन इंडिया सोवियत से लाता था। तो याद रखना इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है अब वो चेंज होगी। अब हमें कहीं से वेपन्स आते थे, अब वहां से नहीं आ रहे हैं, तो हम कहीं और देखेंगे ना। तो उस समय के ऊपर पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के ऊपर, उन्होंने याद रखना फुल्ली रिकॉग्नाइज किया किसको, इसराइल को। याद रखना जब हमने स्टार्टिंग में ना इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जब हमने 1950 में जब हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था तो हमने इसराइल को एक के साथ कैसे रिलेशंस बिल्ड किए थे, कॉन्सुलर रिलेशंस। अब देखो जब भी कोई कंट्रीज आपस में एंगेज करती हैं तो एक होता है कॉन्सुलर रिलेशंस और एक होता है आपका फुल रिकॉग्निशन, या जिसको हम कहते हैं फुल डिप्लोमेटिक टाइज, फुल डिप्लोमेटिक टाइज। तो अगर इंडिया और चाइना आपस में डील कर रहे हैं तो या तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस होंगे जो या तो वो कॉन्सुलर लेवल के होंगे या तो वो फुल डिप्लोमेटिक होंगे। तो अगर इंडिया और इसराइल कॉन्सुलर लेवल पे डील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इंडिया और इसराइल चाहते हैं कि हमारे लोग आपस में एंगेज करें। समझ रहे हो कि इंडिया के लोग इसराइल जा पाए, इसराइल के लोग इंडिया आ पाए, इसके लिए कॉन्सुलर बनाया जाता है, ठीक है। और जो कॉन्सुलर का जो हेडक्वार्टर होता है कई बार कैपिटल में नहीं भी होता है,
कि चल ठीक है तो कहीं भी इंडिया में बना ले अपनी ऑफिस वगैरह, तू इंडिया में आ जा, रह ले, तेरा मेन पर्पस है कि इंडिया के लोगों को इजराइल से कनेक्ट करना, इजराइल के लोगों को इंडिया से कनेक्ट करना। तो 1950 में याद रखना इंडिया ने इजराइल के साथ बनाए थे कॉन्सुलर रिलेशंस, ठीक है। 1992 में हम इस्टेब्लिश करते हैं इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक टाई, यानी कि अब कॉन्सुलेट ऑफिस नहीं बनेगी, अब बनेगी एम्बेसी। क्या बनेगी अब? एम्बेसी। तो इसके बाद बनती है आपकी एम्बेसी। इजराइल अपनी एम्बेसी दिल्ली में बनाता है, ठीक है, और इंडिया अपनी एम्बेसी तेल अवीव में बनाता है। आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि थोड़ा सा वो दिक्कत वाली जगह है जेरूसलम, तो काफी कंट्रीज अपनी एम्बेसीज जेरूसलम जो उसकी कैपिटल है उसमें नहीं बनाती है, तेल अवीव में बनाती है। तो तेल अवीव में इनकी क्या बन जाती है? प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे कि बैक चैनल से दुनिया से छुप के भी इजराइल हमें कितनी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और अब तो हमें ओपन आना पड़ेगा क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो सप्लायर है वेपन्स का वो गायब हो चुका है, वो कंट्री अब एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको खुद गड़े होने में समय लगेगा, तो बनाया, ठीक है। और कारगिल वॉर में आपको पता होना चाहिए जो इंडिया का मिराज जहाज है, ठीक है, मिराज 2000 फाइटर, कमेंट्स में जरूर बताना कि मिराज 2000 फाइटर हमने कौन सी कंट्री से परचेज किया है, उसके लिए लेजर गाइडेड मिसाइल की क्रिटिकल डिलीवरी करी थी, ठीक है। और याद रखना जब ये सब हो रहा था तो इजराइल के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था यूएस का, ठीक है, कि नहीं करना है ये सब, बिकॉज यूएस वाज समहाउ गिविंग इनपुट्स टू पाकिस्तान एज वेल, है ना। तो यूएसए मना करता है, लेकिन याद रखना डिस्पाइट इन एक्सटर्नल प्रेशर दुनिया ने बहुत बड़ा बोला, जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल है, इन्होंने कहा कि नहीं करना सपोर्ट इंडिया को, इजराइल ने सपोर्ट किया, ठीक है। और याद रखना ये जो विलिंगनेस थी इजराइल की टू डिफाई, टू इग्नोर एक्सटर्नल प्रेशर टू सपोर्ट इंडिया, याद रखना इससे इंडिया को लग गया पता कि इजराइल एक बहुत ज्यादा रिलायबल पार्टनर है, ठीक है। इस समय के ऊपर भी इजराइल ने जितनी हमें सपोर्ट करी है ऑपरेशन सिंदूर में, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ एनी कंट्री। यार अगर इंडिया को बोलो कि इजराइल को सपोर्ट करो इस तरीके से, इंडिया वुड नॉट, ठीक है, इंडिया नहीं करेगा ये चीज। इंडिया जितना इजराइल इंडिया के लिए करता है, ठीक है, इतना इंडिया नहीं कर पाएगा इजराइल के लिए। बट यहां से हमें लगा पता कि ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद लोग हैं, ठीक है, इनसे हमें डील करना पड़ेगा, ये हमारे सेंटिमेंट्स को समझते हैं। एंड दिस इज एविडेंट नॉट जस्ट फ्रॉम कारगिल वॉर बट 1971 एज वेल। 1971 में इंडिया और इजराइल ने पहली बार डिफेंस फ्रंट पे एंगेज किया था आपस में, है ना, एम्यूनिशन एंड ऑल के लिए, और उसने सपोर्ट किया। एक्सटर्नल प्रेशर था उसके ऊपर लेकिन स्टिल सपोर्ट किया। और उसके बाद बन गए हमारे बहुत अच्छे डिफेंस के संबंध, ठीक है। तो इंडिया हैज रैपिडली बिकम, अब हम क्या बात करेंगे, वेपन्स की बात करेंगे। इंडिया रैपिडली एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट इजराइल्स लार्जेस्ट डिफेंस क्लाइंट बन चुका है, ठीक है। और हम अगर आप देखेंगे तो जितने भी इजराइल हथियार बनाता है उसका 42% इंडिया खरीद लेता है, ठीक है। तो इजराइल के लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझो। मैं कहता ना बार बार कि इजराइल बहुत कुछ करता है, कुछ तो कारण होगा, हम पे क्या अच्छा लग रहा होगा उसको। तो याद रखना जितना इजराइल बनाता है उसका 42% हथियार तो हम ही खरीद लेते हैं उससे, ठीक है। तो इंडिया बहुत बड़ा क्लाइंट है आपका इजराइल के वेपन्स का, ठीक है। और $1 बिलियन एनुअली हम खर्च कर देते हैं इजरायली वेपन्स के ऊपर। और आप याद रखना 2015 में जब से भाजपा आई है पावर में, ठीक है, जो हमारा इंडिया का इंपोर्ट है फ्रॉम इजराइल, ये ऑलमोस्ट 175 या 200% तक जो है वो ग्रो कर चुका है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारा जो रिलेशंस है वो जो हमें क्रिटिकल वेपन्स की सप्लाई मिलती है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब कौन कौन से हथियार हैं ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखना इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा है। तो हमारे पास हेरोन नाम का ड्रोन है, ठीक है, हमारे पास हरूप है। हरूप को तो बेटा हमने इस बार पाकिस्तान को भी दिखाया कि हरूप क्या चीज है, ठीक है। हरूप क्या है आपका? सुसाइडल ड्रोन है, ये जाता है टारगेट को पकड़ता है और क्रैश कर जाता है उसके ऊपर, ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान की इतनी जलती है इजराइल से, ठीक है। ये जितने भी आपके है ना मरकज, सुबहान अल्लाह, ये सब जगह हैं आपकी पाकिस्तान में जिसको हमने टारगेट किया था ऑपरेशन सिंदूर में, इन जगहों के ऊपर ये हरूप गया था, ठीक है। और हर्मीज है, हर्मीज क्या है? हर्मीज और हेरॉन, याद रखना हर्मीज और हेरॉन जो है ये ड्रोन्स हैं, ये नजर रखने वाले ड्रोन्स हैं, ठीक है। ये है मीडियम ऑल्टीट्यूड लो एलिवेशन, है ना, ये ऐसे वाले ड्रोन्स हैं आपके, मेल ड्रोन्स हैं। और हर्मीज को तो इंडिया खुद भी बना रहा है और इंडिया इसको दृष्टि के नाम से रखता है, ठीक है। इंडिया खुद भी मतलब जो है वो इस हर्मीज को बना रहा है
ये मिल के मतलब इंडिया में बनता है हर्मिस। तो ये हरॉन हो गया, हारूप हो गया, हर्मिस हो गया, है ना, ये ड्रोन्स है। इसके अलावा बराक 8 है ना, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने हम पे फतेह नाम की एक मिसाइल छोड़ी थी, ठीक है, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान ने हम पे फतेह नाम की मिसाइल छोड़ी थी। जो फतेह नाम की मिसाइल है, ये मिसाइल एक्चुअल में न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ये बहुत बड़ी मिसाइल है। और ये जो मिसाइल है शायद आपकी, मैं हरियाणा में समवेयर ये गिरी थी, शायद भिवानी या रोहतक, आई डोंट नो कौन सी जगह में, वहां जाके ये मिसाइल को गिरा दी थी। और वो किसने गिराई थी? वो बराक 8 ने गिराई थी, ठीक है। तो बराक, याद रखना, ये वेपन हम खरीदते थोड़ी है, बराक इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया हुआ है, बराक 8 है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है स्पाइक, ये भी हमने इजराइल से ले रखी है। इसके अलावा छोटी गन, आपको पता होना चाहिए, गलील। गलील याद रखना, गिलाइल क्या है? गलील जो है एक स्नाइपर राइफल है, याद रखना इस चीज को। इसके अलावा जो आपकी पैरा फोर्सेस हैं, जो पैरा कमांडोज हैं, वो टेवोर यानी कि टार 21 नाम की एक असोल्ट राइफल का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में एक एलएमजी भी है जिसका नाम है नेगेव। आप इन वेपन्स की फोटो देखिए, दे वेरी कूल वेपन्स, ठीक है। और ये वेपन्स हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? आपके इजराइल से लेकर आ रहे हैं। तो भारत की फोर्स में इतने सारे जो वेपन्स हैं आपके इजराइल से आते हैं। इसके अलावा ये तो आर्म्स हो गए, इसके अलावा एम्यूनिशन यानी कि बारूद कितना सारा हम इनसे लेकर आते हैं, ठीक है। अब इंडिया और इजराइल आपस में कहाँ कहाँ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। एक तो डिफेंस हो गया कि रिलेशंस क्यों बन गया, एक तो हम उनसे वेपन्स खरीदते हैं इसलिए रिलेशंस बन गया, हमें भी अच्छे वेपन मिलते हैं, दुनिया जो मर्जी बोलता है इजराइल हमें बेचता रहता है ना। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, फोकस ऑन पाकिस्तान एंड चाइना। अब दीज पीपल जो आपके इजराइल है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा हमारी हेल्प की थी कारगिल कन्फ्लिक्ट में, स्पेशली बाय गिविंग सैटेलाइट इमेजरी, हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। इसके अलावा इजराइल जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि ये 4 कंट्री से घिरा हुआ है, बगल में छोटा सा गाजा स्ट्रिप है, वहां पे भी हमास ने तांडव मचा रखा है, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी और सर्विलियंस को लेकर जो आपका इजराइल है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है भारत को। तो इसीलिए हमने सर्विलियंस के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए क्या किया, हमने अलायंस कर लिया। और साथ में ये दोनों की दोनों कंट्रीज टेररिज्म से प्रभावित है। तो इन दोनों कंट्रीज ने क्या किया, याद रखना, सन 2000 में एक एंटी टेरर कमीशन भी बनाई, ठीक है, जिसमें इंडिया की रॉ और इजराइल की मोसाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है अगेंस्ट टेररिस्ट, ठीक है। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में भारत की रॉ को मोसाद बताती है, और जो इजराइल के एनिमीज हैं उसके बारे में रॉ मोसाद को बताती है। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो भी आपस में अलाइंड है, ठीक है। तो ये इंडिया का दोनों के थ्रेट्स है ना, उसको भी अपने नेबर से थ्रेट है, हमें भी थ्रेट्स है, ठीक है। तो हमें उन्होंने हेल्प करी सर्विलेंस वगैरह प्रोवाइड करके। साथ में दोनों का काउंटर टेररिज्म का जो है एम है, उसके लिए इंडिया तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता है, बट हाँ नॉलेज शेयरिंग है दोनों कंट्रीज की। बट इजराइल हैज हेल्प्ड अस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सिविलियंस एंड नॉलेज शेयरिंग। अब इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं इसमें एक कांटा है, ठीक है। फलस्तीन अगर हम देखें प्रैक्टिकली भारत के लिए कुछ खास काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन याद रखना फलस्तीन जो है भारत के बाकी दोस्तों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ रहे हो आप इस चीज को? जो फलस्तीन है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट माइट नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हाँ, इंडिया की एक आइडियोलॉजी है कि थोड़ा सा गलत हुआ है फलस्तीनियंस के साथ, है ना, कि एक जगह ऑक्यूपाई करवाई गई है। अगर हम बहुत ज़्यादा पास्ट की हिस्ट्री ना देखें कि हाँ पहले फलस्तीनियंस जो थे आपके उससे पहले इजराइली था, इजराइल को भगाया गया, है ना, इजराइल को भगाया गया। अगर हम उस पूरी कहानी में ना जाएं तो मॉडर्न वर्ल्ड ने क्या देखा है कि फलस्तीन की जो लैंड थी उसके ऊपर इजराइल आके बसा है। और जितना अगर आप मैप में देखोगे तो आप बोलोगे यार कि जितना एरिया इजराइल को इनिशियली दिया गया था, इजराइल ने उसके बियॉन्ड भी बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं आपकी, और इंडिया स्टिल सपोर्ट्स इजराइल, क्योंकि आपने देखा है कि इजराइल कितना कैपेबल हमारे लिए, इंटरनेशनल प्रेशर को डिफाई करके, ठीक है, इंडिया को वेपन सप्लाई करता है, हमें पाकिस्तानी टेररिज्म के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। कारगिल वॉर में हमें सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करी है इसने, ठीक है। इंडिया की जो पानी की क्राइसिस है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, इसको बढ़ाने में जो इजरायली टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा भारत की हेल्प करेगी। एंड दैट इज वाई अगर कोई इशू आता भी है, देखना याद रखना, फॉरेन रिलेशंस आइडियलिज्म के ऊपर नहीं चलते हैं, वो चलते हैं रियलिज्म के ऊपर कि प्रैक्टिकल क्या है, फायदेमंद क्या है। और फायदेमंद यही है कि इंडिया शुड अलाई विद इजराइल, ठीक है। तो
द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक मैन्यूवर डिफाइनिंग द मॉडर्न इंडिया इजराइल रिलेशन इज द एडॉप्शन ऑफ अ पॉलिसी, ठीक है, कॉल्ड डी हाइफनेशन। याद रखना, अक्सर जब भी हम बात करते हैं फिलिस्तीन और इजराइल की, तो दुनिया क्या पॉलिसी फॉलो करती है? दुनिया पॉलिसी फॉलो करती है हाइफन की। हाइफन का मतलब हो गया ये वाला चीज है ना, हाइफन का मतलब हो गया या तो फिलिस्तीन या तो इजराइल। इंडिया क्या बोलती है? कोई हाइफन नहीं है, फिलिस्तीन अलग है, इजराइल अलग है। तो ये याद रखना कि इंडिया जो है, ठीक है, कौन सी पॉलिसी फॉलो करता है? डी हाइफनेशन। इंडिया पहले मिडल ईस्ट के साथ था, तो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज जो थी वो क्या डील करती है? जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज है वो क्या मानती है? या तो फलस्तीन या तो इजराइल। इंडिया भी इनिशियली सिर्फ फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करता था, ठीक है। हमारा पहला प्रधानमंत्री जो गया इजराइल में 2017 में गया, मोदी जी, समझ रहे हो आप इस बात को? तो हमने कितने लंबे समय तक जो पॉलिसी थी वो हमने हाइफन की रखी थी, है ना, और या फलस्तीन या इजराइल, और उसमें हम क्या चूज कर रहे थे? फलस्तीन चूज कर रहे थे। अब हमने ये हाइफन हटा दिया है। याद रखना हम क्या करेंगे, ठीक है, फलस्तीन और जो इजराइल के जो रिलेशंस हैं ये दोनों सेपरेट हैं। दोनों क्या हैं आपके? सेपरेट हैं और रेसिप्रोकल है। हमें जहां से कुछ मिलेगा हम उसके बेसिस के ऊपर, इजराइल हमारे लिए बहुत कुछ करता है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ करें। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा रिलेशनशिप विद इजराइल है इट विल बी अफेक्टेड बाय फलस्तीन, और जो हमारा रिलेशनशिप विद फलस्तीन है इट विल बी अफेक्टेड बाय इजराइल। हमारा ऐसा रिलेशंस नहीं है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि इफ इंडिया सेंड्स एड टू फलस्तीन तो इजराइल नहीं कहता क्यों भेज रहे हो, अब तुम्हारी मेरी कट्टी हो गई अब, है ना, ऐसा नहीं बोलते अब। और इंडिया जब एंगेज करता है इजराइल से तो उस समय के ऊपर उसको क्या करना है फलस्तीन के लिए वो नहीं सोचता है कि करना है या नहीं करना है। उसको पता है कि हमारा रिलेशंस जो इजराइल के साथ और फलस्तीन के साथ है वो अलग अलग है, हम इनसे अलग डील करेंगे, हम इनसे अलग डील करेंगे। ऐसा नहीं है कि देखो जैसे इंडिया क्या करता है, इंडिया कभी भी यूएसए और रशिया को चूज नहीं करता, वो दोनों को चूज करता है। तो इंडिया का यही है डी हाइफनेशन कि हम दोनों को ही चूज कर रहे हैं। तो इंडिया की पॉलिसी क्या है इंडिया और फलस्तीन के लिए? द पॉलिसी ऑफ डी हाइफनेशन, जिसका मतलब है इंडिया रिलेशनशिप विद इजराइल एंड फलस्तीन एज सेपरेट, ठीक है। और डी हाइफनेशन से एक चीज याद रखना कि जो इंडिया के थोड़े बहुत नए नए दोस्त बन रहे हैं, ठीक है, हैज अलाउड इंडिया to has the implementation of dehyphenation has led to a calculated bifurcation of India's diplomatic actions, ठीक है। आधी चीजें हम करते हैं इजराइल के लिए, आधी आधी करते हैं हम इजराइल के लिए, ठीक है। जो भी हमें प्रेशर मिलता है, देखो याद रखना बहुत सारी कंट्रीज अगर आप दुनिया में देखोगे ना वो फलस्तीन के साथ है। अभी याद रखना 150 कंट्रीज है, 150 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें से अब यूके भी ने एक नई कंट्री आ चुकी है। तो दुनिया अपने सेंटिमेंट्स रखती है फलस्तीन के साथ, और जब इंडिया बहुत ज्यादा क्रिटिकली एंगेज करता है इजराइल के साथ तो उस पर प्रेशर आता है। अब इस डी हाइफनेशन से क्या हुआ है, हम इजराइल के अपने कमिटमेंट्स पे रख रहे हैं, ठीक है, और फलस्तीन के साथ भी हम एंगेज कर रहे हैं, ये नहीं कि उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं हम। तो इस डी हाइफनेशन से क्या हुआ, इंडिया अपने इंटरेस्ट को भी रख रहा है और जो इंडिया के नए एलाइज हैं, ठीक है, इसके प्रेशर से भी बच जा रहा है। क्योंकि जब भी, अब एग्जाम्पल दूंगा ना इस चीज के, ठीक है, मतलब अगर हम इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हम ये नहीं कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है गाजा में। इंडिया क्या कह रहा है कि पीस मस्ट प्रिवेल। अब पीस मस्ट प्रिवेल से हम किसकी तरफ हो गए? हमने एक तरीके से इजराइल को भी सपोर्ट कर दिया कि हाँ यार, क्योंकि इजराइल कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो पीस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमास है, हमास तो चलो टेररिस्ट ग्रुप ही एक तरीके से, मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों को जो मानना है आप मान सकते हो, ठीक है, जिस तरह की एक्टिविटीज उन्होंने करी है, ठीक है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट नो कि लोग क्या सोचते हैं, बट इन माई ओपिनियन है ना, तो जो एक्टिविटीज हैं दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज टेररिज्म। एज अ टीचर आई शुड नॉट बी गिविंग माई ओपिनियन, ये एक चीज है, आप चीजों को समझिए। बट जो मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, इजराइल हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और उसी सेल्फ डिफेंस के राइट को लेकर जो है इजराइल ने एक्शन किया था हमास के ऊपर। आपको भी पता है कि अक्टूबर 8 को एक्चुअल में हुआ क्या था वहां पे, और जिसके बाद इस सारी लड़ाई जो है वो इजराइल और हमास की शुरू हुई है। इजराइल इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट फलस्तीन, आपको याद रखना चाहिए, इजराइल इज फाइटिंग अगेंस्ट हमास, ठीक है, अ काइंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं, तो इंडिया को अगर लगता है कि गाजा में इजराइल को जरा स्टेप्स ले गया है तो इंडिया एड भेजता है, ठीक है।
इंडिया के जर्नलिस्ट भी वहाँ पे जाते हैं, इंडिया नहीं रोकता उन लोगों को, क्यों जा रहे हो वहाँ पे, हम खाना भेजते हैं, हम फूड सप्लाईज भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्राइसिस तो हो ही रही है इस समय के ऊपर। तो इससे इंडिया के ऊपर जो प्रेशर बनता है बाकी कंट्रीज का, तो कि तुम एंगेज कर रहे हो, तो इंडिया बोलता है क्या करूँ मैं क्रिटिसाइज कर तो रहा हूँ, आई एम सेइंग ना कि यहाँ पे पीस होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी लड़ाइयाँ चल रही जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, आई एम इंटरनेशनली आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट वायलेंस, है ना, बस नाम नहीं ले रहे कि इजराइल वायलेंस कर रहा है, ठीक है, वो सिंपल कहते हैं कि वायलेंस रुकना चाहिए, वायलेंस गलत है, आपको जो समझना समझ लो हमारी स्टेटमेंट से, ठीक है। और दूसरा, हम साथ में फलस्तीन को हथियार तो देंगे नहीं हम, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, फलस्तीनियंस को हम एड एंड सपोर्ट भी यहाँ से भेज रहे हैं, जिससे हमारे से इंटरनेशनल प्रेशर भी हट गया है। तो जो इंडिया की पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, इसने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदा कर दिया है। हम दोनों को सेपरेट एंटिटीज बनाते हैं और क्लियर है इसराइल को कि व्हाट वी हैव विद यू शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय व्हाट वी आर डूइंग इन पैलेस्टीन, ठीक है, दिस इज अ एग्रीमेंट, ठीक है। तो इंडिया कमिटमेंट टू इट्स हिस्टोरिकल सॉलिडेरिटी, ठीक है, याद रखना कि हिस्टोरिकली इंडिया जो है वो फलस्तीन के साथ था ना, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडिया कहता है कि थोड़ा बहुत गलत हुआ फलस्तीन के साथ। तो जितने भी आपके हाई विजिबिलिटी जो भी आने के आपके बड़े बड़े फॉरम्स हैं, उसमें खास करके यूएनजीए में, यूएन की जो जनरल असेंबली है, वहाँ पे इंडिया की जो हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी वो रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल याद रखना 2015 से लेकर अगर हम आज तक देखें तो इंडिया ने 88% ऐसे रेजोल्यूशन में इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है जहां पे फलस्तीन आता है। तो याद रखना 2015 में देखो कन्फ्लिक्ट तो बहुत बड़ा है इसराइल और जो कन्फ्लिक्ट है फलस्तीन का, तो इंडिया हिस्टोरिकली याद करता है कि हमारा भाईचारा था फलस्तीन के साथ। तो 88 ऐसे मामलों में याद रखना हमने इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत ही बड़े इल्जाम थे इसराइल के ऊपर, तो उस समय के ऊपर हमने वोट ही नहीं किया, हमने सपोर्ट तो नहीं किया लेकिन हमने वोट नहीं किया। याद रखना हम ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे इसराइल को, किसी भी फोरम में इंडिया अगर इसराइल को ओपनली सपोर्ट करेगा तो इंडिया दुनिया से आइसोलेट हो जाएगा। तो इंडिया की जो पोजीशन है ये इसराइल भी समझता है। याद रखना एक भी बार 2015 से हमने इसराइल के सपोर्ट में वोट नहीं किया है। जब हमें लगा कि इसराइल के अगेंस्ट कुछ बहुत ही बड़ा रेजोल्यूशन है तो उस समय इंडिया वोट करने से मना कर देता है, लेकिन बाकी समय इंडिया इसराइल के अगेंस्ट वोट कर रहा है। एंड याद रखना ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि इसके बाद भी सब कुछ चल रहा है बढ़िया इंडिया और इसराइल के बीच में, ठीक है। आप देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं 2023 का जो अटैक्स थे अक्टूबर में, है ना, उन अटैक्स के बाद जितने भी रेजोल्यूशंस आए असेंबली में, 10 जो रेजोल्यूशंस आए, ठीक है, इंडिया जो है 10 जो 13 रेजोल्यूशन थे, इसमें 3 में इंडिया ने वोट नहीं करा और 10 में इंडिया ने, याद रखना, किसके अगेंस्ट वोट किया, इसराइल के अगेंस्ट वोट किया और हमने फलस्तीन को फेवर किया, ठीक है। तो याद रखना फलस्तीन को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया बच जा रहा है। दुनिया जो हमें बोलेगी कि नहीं तुम तो गलत हो, तुम तो वायलेंस को सपोर्ट करते हो, तो इंडिया इससे कैसे बच रहा है, ठीक है। इंडिया इस समय के ऊपर फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा आ रहा है जिसमें इसराइल शायद नेग्लेक्ट हो जाए बहुत ज़्यादा, और जिसमें इसराइल के अगेंस्ट वोट करने से शायद हमारे और इसराइल के संबंध भी खराब हो जाए। तो उस समय के ऊपर हम वोट ही करने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आई गेस लास्ट ही होगा, हाँ लास्ट ही है। तो इसके अलावा आपको मैं बता चुका हूँ, वैसे डिस्कस भी कर चुका हूँ कि इंडिया एंड इसराइल डिफेंस का हो गया, डिप्लोमेटिकली हमें सपोर्ट मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इजरायली जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो इंडिया के डेवलपमेंटल नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके वो टेक्नोलॉजी जो इसराइल ने वाटर स्कैरसिटी और एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बना रखी है। इसराइल जो है वो वाटर मैनेजमेंट में दुनिया का लीडर है और वो टेक्नोलॉजी जो है आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो क्या करता है जो इसराइल जो है अपना जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है उसमें से 80% पानी जो है वो नमकीन या खारे पानी को उसमें से नमक हटा के पानी बनाते हो, जिसको हम कहते हैं डीसैलिनाइजेशन। तो डीसैलिनाइजेशन से ही इसराइल अपना मेनली वाटर बना रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया का भी काम आएगी, इंडिया का इतना सारा कोस्टल एरिया है ना, तो ये टेक्नोलॉजी विल वर्क फॉर इंडिया एज वेल ड्राई एरियाज के अंदर। और इसके अलावा आप देखें वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया और इसराइल आपस में बातचीत कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इसराइल,
ठीक है। एंड ये कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है दुनिया के लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि जिसके हम बिल्कुल अगेंस्ट थे, ठीक है, अब वो हमारा बहुत अच्छा एलाई बन चुका है। और ये एक ऐसा दोस्त है कि अगर हम इसको पब्लिकली कुछ बोल भी देते तो बुरा नहीं मानता है ये, ठीक है। जैसे हम इतनी बार इसके अगेंस्ट वोट कर चुके हैं, ये बुरा नहीं मानता है, ये फिर भी हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर में वेपन्स का यूज़ किया, इजराइल के थ्रू ही हमने यूज़ किया, ठीक है। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, इनके प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं, तो आपको पता है कि आपको चेहरे देख के लग जाता है पता कि ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे की नीड्स, मजबूरियां सब समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर का टॉपिक है इंडिया इजराइल, ये भी ख़त्म होता है। आप इन सब चीज़ों को, नॉलेज को एक्वायर करिए एंड डेफिनेटली ये आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल टॉपिक्स में आपको हेल्प करेगी। इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको समझने में भी ये जो है आपको हेल्प मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू ऑफर टू यू फॉर टुडेज़ क्लास, ठीक है। और जो हमारी अगली वीडियो आएगी इसमें हम और डिटेल में, ठीक है, जैसे अभी थोड़ा बहुत हम यूएसए के बारे में बात करेंगे अगली क्लास के अंदर कि इंडिया और जो यूएसए है उसके रिलेशंस कैसे हैं। तो ऐसे करते करते हम मल्टीपल कंट्रीज कवर करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर योर एसएसबी इंटरव्यूज। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई अटेम्प्ट, if you like the content that I deliver, तो please kindly leave a comment, any scope of improvement अगर आप कुछ बता सकते हैं, ठीक है, तो definitely all your advices, all your suggestions are most welcome on this platform। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।